हाय एवरीवन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हम लोग पढ़ रहे थे और इस यूनिट को समाप्त किए थे पिछला लेक्चर में। आज के इस लेक्चर में हम लोग जो है एनसीईआरटी बुक्स में जो प्रॉब्लम्स हैं उसको डील करेंगे इन टेक्स्ट एक्सरसाइज और साथ ही साथ कुछ एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स को भी देखेंगे। क्योंकि एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस आता है या फिर जो सिलेबस है हम लोग का, चाहे वह बोर्ड एग्ज़ाम हो या फिर मतलब स्टेट बोर्ड हो या फिर सेंट्रल बोर्ड हो, सीबीएसई वगैरह, सिलेबस एनसीईआरटी ही है। क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से ही पूछे जाते हैं। तो सारे क्वेश्चंस को जो है हम लोग एक एक करके डील करेंगे। सबसे पहले कुछ एग्जाम्पलर क्वेश्चंस जो हैं, जैसे एग्जाम्पल 9.1। इस एग्जाम्पल में जो है एक टेबल बना हुआ है। फॉर्मूला कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए है और इधर है मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेटेड पर मोल ऑफ द कंपाउंड विथ एक्सेस AgNO3। कंपाउंड्स में दिए हुए हैं जैसे PdCl2 4NH3, फिर है NiCl2 6H2O, PtCl4 2HCl, COCl3 4NH3 और एक लास्ट है PtCl2 2NH3। मोल्स में यहाँ 2 है 0 1 0। यह टेबल दिया हुआ है, कुछ कॉम्प्लेक्स हैं, उस कॉम्प्लेक्स को सिल्वर नाइट्रेट का एक्सेस के साथ ट्रीट करवाया जा रहा है, सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन से। और जब एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से ट्रीट करवाया जा रहा है तो यहाँ से जो है कुछ प्रिसिपिटेट बन रहे हैं सिल्वर क्लोराइड के। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें से सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगा मेटल का, और फिर उस आधार पे आप फार्मूला को भी लिखो। तो इस चीज़ को देख करके हम लोग तो यहाँ बिल्कुल ही समझ गए हैं कि यह वर्नर्स थ्योरी का जो है क्वेश्चन है। और वर्नर्स थ्योरी में जो बात हम लोग पढ़े थे कि किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो मेटल होता है उसके दो प्रकार के वैलेंसी होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेबल होता है, जो आयन में टूटता है। सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयोनाइजेबल होता है, वह आयन में नहीं टूटता है। तो बताया कि क्वेश्चन में यह जो टेबल दिया हुआ है कि इस कॉम्प्लेक्स को एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट से ट्रीट करवा रहे हैं तो AgCl का 2 मोल प्रिसिपिटेट मिला। सेम वे यहाँ 2 मोल प्रिसिपिटेट मिला, यहाँ कोई प्रिसिपिटेट नहीं है, यहाँ 1 मोल है, अगेन यहाँ कोई प्रिसिपिटेट नहीं है। तो इस आधार पे तो सबसे पहले मॉडर्न थ्योरी के अनुसार इस सब का फॉर्मूला लिखो और उसके बाद मेटल के सेकेंडरी वैलेंसी को बतलाओ। तो वर्नर्स थ्योरी में सारा बात हम लोग काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो उसी को हम लोग जो है यहाँ आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले इसमें जैसे मान लो यह जो कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है PdCl2 4NH3, ऐसा क्या करना है, कॉम्प्लेक्स को एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट से ट्रीट करवाना है। तो बोल रहा है कि 2 मोल AgCl मिलेगा। पहले आप 2 मोल AgCl को लिख ही लो। अब ज़रा ध्यान से आप देखोगे कि इस कॉम्प्लेक्स में एक पैलेडियम है, 2 क्लोरीन है, 4 अमोनिया मॉलिक्यूल है। इसमें से यह जो 2 क्लोरीन है वो तो प्रेसिपिटेट के रूप में चला गया। इसका मतलब कि ये जो 2 क्लोरीन है वे आयोनाइजेबल है, आयन में टूटेंगे। तो बच रहा है Pd और यह NH3। तो बचा हुआ ऐसा है PdNH3 का होल 4 ओवरऑल आ जाएगा इस पर 2+, क्योंकि 2 नेगेटिव आयन यहाँ से हटे हैं ना, 2 Cl-, तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे 2+ आ जाएगा। और अब यहाँ देखो पैलेडियम के साथ ये 4 लिगैंड है, तो इसलिए जो इसका सेकेंडरी वैलेंसी है
वह हो जाएगा 4। तो बस इतना सा काम करना था हम लोग को कि कॉम्प्लेक्स सिल्वर नाइट्रेट के साथ ट्रीट हुआ है, तो फिर जितना मोल AgCl बन रहा है उस हिसाब से फॉर्मुलेशन करो, और फॉर्मुलेशन के बाद अब जो है सेकेंडरी वैलेंसी आप डिटरमाइन कर लो। तो एक आप समझ गए यहाँ से। नेक्स्ट सेकेंड कॉम्प्लेक्स देखते हैं हम लोग। तो सेकेंड कॉम्प्लेक्स में है NiCl2 6H2, और यहाँ भी वही चीज़ है, इसको भी जो है एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट से ट्रीट करवाया जा रहा है। अगेन 2 मोल AgCl बन रहा है। इसका मतलब कि यहाँ भी जो यह 2 क्लोरीन है दोनों आयोनाइजेबल है, तो बच रहा है क्या, बच रहा है NiH2O का होल 6 और साथ ही साथ 2+, क्योंकि 2 Cl माइनस हटेगा ना, 2 नेगेटिव आयन्स यहाँ से हटेंगे तो फिर पूरा कॉम्प्लेक्स पे 2+ आ जाएगा। अब यहाँ से इस मेटल एटम को या आयन को देखो, इसके साथ 6 लिगैंड्स है, इसलिए जो इसका सेकेंडरी वैलेंसी है वह कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यह बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है PtCl4 2HCl। देखा जाए ज़रा क्या बनेगा इसमें। PtCl4 2HCl, इसको ट्रीट करवाया जा रहा है अगेन एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। तो बोल रहा है कि यहाँ कोई प्रिसिपिटेट नहीं मिलेगा, नो PPT। अब कोई प्रिसिपिटेट नहीं मिल रहा है, इसका साफ मतलब हुआ कि इसमें से यह जो 4 क्लोरीन या फिर यहाँ का 2 है, ये सारे के सारे जो है यहाँ सेकेंडरी वैलेंसी को ही सेटिस्फाई कर रहे हैं। और यदि ये सभी सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे तो इस कंपाउंड का फॉर्मूलेशन कुछ ऐसा हो जाएगा, 4 क्लोरीन यहाँ है, 2 यहाँ हो जाएगा PtCl6। अब यह जो 2 हाइड्रोजन बच रहा है, तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन तो यहाँ पॉजिटिव आयन है, और पॉजिटिव आयन को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के पहले लिखते हैं ऐसा 2H+, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2H+ ना लिखो तो इसको आप यहाँ H2 लिख दो। यदि इसी चीज़ को ऐसे लिखोगे 2H+ PtCl6, तो इस पर 2- आ जाएगा, तो 2 + 2- ओवरऑल बराबर ही रहेगा। और फिर से यहाँ इसके सेकेंडरी वैलेंसी की बात करें तो 6 लिगैंड के साथ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ भी इसका सेकेंडरी वैलेंसी कितना हो जाना है, 6 हो जाना है। तो यह एक इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स था, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, ध्यान रखोगे। तो वर्नर्स थ्योरी को यदि आप समझे हो तो शायद ही कोई प्रॉब्लम होने वाला है। यहाँ लिखा हुआ है कि कोई प्रिसिपिटेट नहीं है, तो कोई प्रिसिपिटेट नहीं, इसका मतलब इसमें कोई भी आयनाइजेबल नहीं है। अब यहाँ आप बोलोगे कि सर तो फिर स्क्वायर ब्रैकेट के पहले या जो है ये तो आयनाइजेबल होगा, क्योंकि हम लोग पढ़ें कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर या पहले जो भी काउंटर आयन या आयोनाइजेशन स्फीयर है वो आयन में टूटता है, बिल्कुल टूटेगा। H+ तो आयन में टूटेगा, लेकिन H+ ऐसा है कि सॉल्यूशन में सिल्वर आयन है, नाइट्रेट आयन है, अब यहाँ जा कर के उसको H+ मिल गया, तो क्या प्रिसिपिटेट बनेगा, नहीं बनेगा। या H+ नाइट्रेट से मिलकर के नाइट्रिक एसिड बनाएगा, और चूंकि नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है तो अगेन या डिसोसिएटेड फॉर्म में होगा, ऐसा रहेगा ही नहीं। तो सिल्वर आयन तो वैसे ही रह गया ना, प्रिसिपिटेट बनना था सिल्वर का, और सिल्वर का प्रिसिपिटेट बनेगा जब इसके साथ कोई इनसॉल्युबल चीज़ बने, मतलब कि क्लोराइड हो, ब्रोमाइड हो, इस टाइप का हो, तब। सिल्वर नाइट्रेट तो खुद सॉल्युबल है, बाद में H+ आएगा तो इससे तो कंबाइन करेगा ही नहीं, बहुत संभव है तो इससे कंबाइन करेगा, और कंबाइन करके HNO3 बनाएगा जो ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो फिर से डिसोसिएट कर जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स की बात कर लें। तो नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स है COCl3 4NH3। अब इसको सिल्वर नाइट्रेट का एक्सेस के साथ ट्रीट करवाया गया है, तो 1 मोल AgCl मिला है, 1 मोल AgCl। अब जब 1 मोल AgCl मिला, इसका मतलब कि 3 क्लोरीन में 1 आयोनाइजेबल है, तो बच क्या रहा है, बच रहा है 4 NH3 के मॉलिक्यूल्स और 2 क्लोरीन के, ऐसे तो गया इसका फॉर्मूलेशन। अब यदि इसका सेकेंडरी वैलेंसी लिखोगे तो 4 और 2 6, 4 और 2 6 हो जाएगा, ऐसा। और उसी प्रकार से एक लास्ट कॉम्प्लेक्स देख लें हम लोग, इसको PtCl2 2NH3। यहाँ से भी कोई प्रिसिपिटेट नहीं मिल रहा है। प्रिसिपिटेट नहीं मिलने का मतलब हुआ कि कोई भी स्पीसीज आयन में नहीं टूट रहा है।
PtCl2 2NH3, इसको आप सिल्वर नाइट्रेट के साथ ट्रीट कर रहे हो, कोई प्रिसिपिटेट नहीं मिल रहा है, नो PPT, और कोई प्रिसिपिटेट ना मिलना या बतला रहा है कि इसमें जितने भी स्पीसीज हैं सारे के सारे नॉन आयोनाइजेबल हैं। तो इस हिसाब से जब इसका फॉर्मुलेशन करोगे तो PtNH3 का होल टू Cl2, अगेन सेकेंडरी वैलेंसी 2 और 2 4, ऐसा। तो जो भी आपने वर्नर्स थ्योरी में पढ़ा है उसको अप्लाई करो, ध्यान में रखो, और अप्लाई इसी प्रकार से करना है कि जो आयोनाइजेबल है, मतलब जो प्रिसिपिटेट के रूप में आ रहा है वो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर रहेगा, और जो नहीं आयोनाइजेबल है सबको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। चूँकि सेकेंडरी वैलेंसी पूछा जा रहा है तो यही देखना है कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर या जो सेंट्रल मेटल आयन है इसके साथ कितने लिगैंड्स जुड़े हुए हैं, या इसके साथ कितने स्पीसीज हैं जो इसको घेरे हुए हैं। तो यह एक क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ 5-6 क्वेश्चन दिया हो सकता है, एग्जाम में हो सकता है कि इसमें से कोई एक दे दे और बोले कि जब इस कॉम्प्लेक्स को एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट के साथ ट्रीट करवाया जा रहा है तो इतना मोल AgCl प्रिसिपिटेट कर रहा है। तो ज़रा इसका मॉडर्न फॉर्मुलेशन करो, साथ ही साथ सेकेंडरी या प्राइमरी वैलेंसी वगैरह बतलाओ। नेक्स्ट एग्जाम्पल 9.2, इसमें से कंपाउंड का फॉर्मूला लिखना है इस बार। राइट द फॉर्मूला या फॉर्मूलाज फॉर द गिवन कंपाउंड्स। कुछ कंपाउंड्स के नाम दिए हुए हैं, फॉर्मूला लिखना है उनके लिए। जैसे सबसे पहला दिया हुआ है टेट्राएमीन, उसके बाद एक्वा क्लोरिडो, कोबाल्ट 3 और अगेन क्लोराइड। ऐसा फॉर्मुलेशन करना है, इसका फॉर्मूला लिखना है। कैसे फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं? तो सबसे पहले तो आप स्क्वायर ब्रैकेट दो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है तो स्क्वायर ब्रैकेट तो होना ही है। उसके बाद सबसे पहले यहाँ लास्ट में देखना है कि कौन सा मेटल एटम है। कोबाल्ट है तो कोबाल्ट आप लिखो। उसके बाद सारे लिगैंड्स को देखो। टेट्राएमीन है तो एमीन कहने का मतलब NH3 हुआ, एक्वा मतलब H2O हो गया, NH3 यहाँ H2O, क्लोरिडो Cl। अब टेट्राएमीन की बात कर रहा है, इसका मतलब कि आप 4 NH3 लिखोगे। एक्वा की बात कर रहा है, इसका मतलब कि H2O होगा, और क्लोरिडो है मतलब कि Cl लगाना है। ठीक, इधर हुआ। अब लास्ट में जो क्लोराइड लिखा हुआ है मतलब यहाँ क्लोरीन। अब क्लोरीन में कितना क्लोरीन वहाँ देंगे ये हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट से बैलेंस करने वाले हैं। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट दिया हुआ है 3। अभी यदि आप कैलकुलेट करोगे तो इसका X, अमोनिया का 0, वाटर का 0, इसका -1। चलो एक ही क्लोरीन दोगे तो -1 हुआ, तो फिर भी तो -2 है ना, ऊपर जा कर के +2 होगा, उस तरफ जा कर के +2 होना है। लेकिन यहाँ 3 दिया हुआ है तो इसका मतलब हुआ कि यह क्लोरीन 1 नहीं 2 होगा, तो 2 रहेगा तो -2 होगा, तो ओवरऑल इधर हो गया -3, तो उस तरफ जा कर के हो जाना है क्या, +3 हो जाना है। तो यहाँ आपको लगाना होगा Cl2। तो यही इसका फॉर्मूला हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें है, पोटासियम टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट 2, ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स है, इसका भी हम लोग को फॉर्मुलेशन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्क्वायर ब्रैकेट दे दो, लास्ट में देखो जिंकेट है मतलब जिंक के लिए है, और ये जो AT लगा हुआ है बता रहा है कि नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है। उसके बाद लिगैंड को देखो, टेट्रा हाइड्रोक्सो मतलब 4 OH ग्रुप, ऐसा।
उसके बाद पोटासियम भी लिखा हुआ है, मतलब पोटासियम यहाँ देना है। कितना पोटासियम दोगे फिर वो ऑक्सीडेशन स्टेट से पता करोगे। सपोज अभी एक ही पोटासियम लिखे तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1, जिंक का X, OH का -1 इंटू सॉरी टेट्रा था तो 4 हो जाएगा, इंटू 4 = 0। तो अभी यदि आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 3, जबकि 2 दिया हुआ है तो ये 2 तभी आएगा जब यहाँ +2 हो, कि वो इधर तो आप चेंज कर नहीं सकते हो, लिगैंड जितना दिया हुआ उतना लिखना ही पड़ेगा, इसको चेंज कर सकते हो। तो जब यहाँ 2 पोटासियम हम लोग लें K2 तब +2 हो जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा -2, उधर जा कर के +2। तो मेन यही है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर, मतलब जो आयोनाइजेशन स्फीयर में काउंटर आयंस है वे आयंस कितने होंगे, यह मेन है, और उसी के आधार पे जो है आपको फॉर्मुलेशन करना है। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछे जाने वाला क्वेश्चन यही है, IPSC नॉमेनक्लेचर से क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष रहता ही है कोई ना कोई, तो इस टॉपिक को छोड़ नहीं सकते हम लोग। नेक्स्ट है पोटासियम ट्राईऑक्सलेटो एल्यूमिनेट 3, ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है। पोटासियम ट्राईऑक्सलेटो एल्यूमिनेट 3। तो फिर से यहाँ आप शुरू करो, स्क्वायर ब्रैकेट, एल्यूमिनेट है मतलब कि एल्यूमिनियम की बात कर रहा है, ट्राईऑक्सलेटो, तो ऑक्सलेटो मतलब C2O4, ट्राई मतलब कि 3, पोटासियम लगा हुआ है मतलब K आप दे दो। फिर से ऑक्सीडेशन नंबर से हम लोग बैलेंस करेंगे कि कितना पोटासियम होगा, तो ये हुआ पोटासियम का +1, एल्यूमिनियम का X, ये हो गया -2 × 3 = 0। तो अभी लेकर के चलोगे तो हो जाएगा x - 5 = 0, तो x = 5 आ जाएगा, जबकि ऑक्सीडेशन स्टेट 3 दिया हुआ है तो 3 ही आना चाहिए। तो देखो इस -6 को आप चेंज नहीं कर सकते हो, लिगैंड के अनुसार उतना होगा ही होगा। तो यहाँ आप चेंज कर सकते हो कि -6 है, इसको 3 लाना है, तो ऑब्वियसली यहाँ +3 करना होगा, और +3 करना होगा मतलब कि K3 चलेगा। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया K3Al(C2O4) का होल 3, और ये हो गया पोटासियम ट्राईऑक्सलेटो एल्यूमिनेट 3। एक और कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है इसमें, या 2 और दिए हुए हैं, जैसे एक है डाइक्लोरिडो बिस इथेन 1,2-डाइमीन कोबाल्ट 3। समझो, सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट, कोबाल्ट है सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन तो रहेगा, इसके बाद डाइक्लोरिडो मतलब Cl2, फिर है बिस इथेन 1,2-डाइमीन, तो इथेन 1,2-डाइमीन को ही शॉर्ट में हम लोग इन लिखते हैं, और 20 लगा हुआ मतलब कि 2 है। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर 3 दिया हुआ है, अभी के हिसाब से आप चलोगे, अच्छा बाहर या पहले कुछ है नहीं, ये जो भी है पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर का ही नाम है। आयोनाइजेशन स्फीयर होता तो हम लोग पढ़े हैं कि गैपिंग दे करके यहाँ बाद में कुछ होता या फिर पहले भी कुछ हो सकता था, नहीं है, सारे एक वर्ड में लिखे हुए, इसका मतलब कि यह केवल कोऑर्डिनेशन स्फीयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, तो कैसे आएगा ऑक्सीडेशन नंबर 3 इसका, तो अभी आप x लेकर के चलो, ये हुआ -2, उसके बाद ये हो जाएगा 0, फिर इधर भी 0, तो अभी के हिसाब से तो 2 आएगा, इधर उधर कुछ दे भी नहीं सकते हो आप, तो ऐसा तो कर सकते हो ना, यहाँ एक प्लस दे सकते हो, तो यदि यहाँ एक +1 कर दोगे तो हो जाना है +1 +2, तो हो जाएगा +3, ऐसा। तो यह इसका फॉर्मूलेशन हुआ। एक लास्ट दिया हुआ है टेट्रा कार्बोनिल निकेल 0, आसान सा है, इसमें भी पूरा एक वर्ड में लिखा हुआ, मतलब यह भी केवल कोऑर्डिनेशन स्फीयर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें कोई आयोनाइजेशन स्फीयर नहीं है।
तो सबसे पहले निकेल टेट्रा कार्बोनिल माने CO का होल 4, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब कोई चार्ज नहीं होगा, ना आगे कुछ है ना पीछे कुछ है ऐसा। तो इस प्रकार से आप कंपाउंड का जो है फॉर्मुलेशन कर सकते हो। बस मेन इसमें है यहाँ चार्ज देना, या फिर आयोनाइजेशन स्फीयर में यदि कोई काउंटर आयन है तो उस काउंटर आयन के संख्या को देखना कि उस काउंटर आयन को आप कितना लिखते हो। और यह सब कुछ हम लोग को किस आधार पे लिखना है, तो यह सब कुछ हम लोग को लिखना है ऑक्सीडेशन स्टेट के आधार पे। नेक्स्ट 9.3 में इस बार IUPAC नाम लिखना है। राइट द IUPAC नेम्स। कई कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं, जैसे A नंबर में PT(NH3) का होल 2 Cl(NO2), ऐसा एक कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है। इसका IUPAC नाम लिखना है, तो IUPAC नाम के लिए जितने भी रूल्स आप पढ़े हो सारे रूल्स को लिखो या उसके अनुसार चलो। तो सबसे पहले लिगैंड का नाम लिखा जाता है। अलग अलग प्रकार के लिगैंड्स हैं, तो सबको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। NH3 इज अमीन, दिस इज क्लोरो या क्लोरिडो, एंड दिस इज नाइट्रो। तो सबसे पहले A आता है, तो हो जाएगा डायमीन क्लोरो या क्लोरिडो जो भी है। NO2 को आप या तो नाइट्रो लिख सकते हो या तो नाइट्रिटो N लिख सकते हो। हम लोग नाइट्रो लेकर के चलें। PT हो जाना है प्लेटिनम, चूँकि न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, इस पर जीरो चार्ज, यहाँ -1, यहाँ भी -1, तो -2 हुआ, उधर जाकर के +2, मतलब ऐसा। तो डायमीन क्लोरो नाइट्रिटो प्लेटिनम 2। उसी प्रकार से K3 CrC2O4 का होल 3, ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स है। तो इधर से हम लोग शुरू करते हैं। K3 मतलब यहाँ से पहले पोटासियम। काउंटर आयन में नंबर को मेंशन नहीं किया जाता है, पीछे हम लोग देख चुके हैं। मैंने K3 है तो हम लोग ट्राई पोटासियम नहीं लिखेंगे, केवल पोटासियम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ से आप देखो लिगैंड यहाँ C2O4 है जो ऑक्जेलेट आयन है, तो ऑक्जेलेटो होगा। 3 है तो ट्राई ऑक्जेलेटो, और Cr है तो क्रोमेट होगा ना, क्योंकि नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है। बताएं कि स्क्वायर ब्रैकेट के पहले यदि कोई मेटल आयन हो काउंटर आयन के रूप में तो वह नेगेटिव कॉम्प्लेक्स होता है, और नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है तो CMI के लास्ट में AT लगेगा। तो ट्राई ऑक्जेलेटो क्रोमेट, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे 3 आ जाएगा। 3 पोटासियम का हुआ +3, ऑक्जेलेट का -2 होता है, 3 है तो -6, तो +3 -6 हुआ -3, उधर जाकर के +3। उसी प्रकार से अगला कॉम्प्लेक्स इसमें है COCl2 En का होल 2 C, ऐसा। अगेन इस बार भी स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कुछ है, लेकिन राइट साइड में है तो यह पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स होगा। लिगैंड में यहाँ Cl है और En है। En मतलब इथिलीन डायमीन या फिर इथेन 1,2 डायमीन, ऐसे भी हो। तो डायरेक्ट Cl अल्फ़ाबेटिकली पहले आएगा, तो डाइक्लोरो बीस कॉम्प्लेक्स लिगैंड है। कॉम्प्लेक्स लिगैंड में हम लोग पढ़े हैं कि 2 के लिए 20 लगता है। इसका नाम आप इथिलीन डायमीन या फिर इथेन 1,2 डायमीन। CO का हो जाना है कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन नंबर आप कैलकुलेट करोगे तो 2 क्लोरीन यहाँ है -2, इस पर तो जीरो चार्ज है, और एक यहाँ -1, उधर जाकर के हो जाएगा 3, और लास्ट में एक Cl है तो यहाँ भी हो जाना है क्लोराइड। तो डाइक्लोरो बिस इथेन 1,2 डायमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। वैसे ही नेक्स्ट CO NH3 का होल 5 CO3 Cl। अगेन स्क्वायर ब्रैकेट के राइट साइड में ही है, तो ये भी पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स हुआ। बस लिगैंड का नाम अल्फ़ाबेटिकली लिख दो। NH3 एमीन है तो पेंटा एमीन। CO जो है कार्बोनेट आयन है तो हो जाएगा कार्बोनेटो, एंड CO इज कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो इसका 0, यहाँ -2, यहाँ -1, तो -3, उधर जाकर के +3 हो जाएगा,
और इधर हुआ क्लोराइड। अच्छा, एक अंतिम कॉम्प्लेक्स इसमें दिया हुआ है और वह है HgCOSCN का होल 4। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में हमेशा आता है। Hg इज मरकरी, सो सबसे पहले मरकरी लिखो। यह आयोनाइजेशन स्फीयर था, थोड़ा सा गैप देना होगा। इसके बाद SCN का क्या नाम है, तो टेट्राथायोसाइनेटो। एंड अगेन CO इज कोबाल्ट, लेकिन यहाँ कोबाल्टेट होगा क्योंकि नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है, कोबाल्टेट। और आप ऑक्सीडेशन नंबर इसका लिखोगे तो Hg का यहाँ देखना होगा हम लोग को। Hg पे चार्ज +1 भी होता है, +2 भी होता है। अब यदि इसका चार्ज यहाँ आप +1 लेते हो तो SCN पे -1 होता है, तो +1 और -1 मिल करके जो है +1 और यहाँ टोटल -4 हो जाएगा, तो ओवरऑल आ जाएगा कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +3। लेकिन यदि आप इसका यहाँ +2 लेकर के चलते हो तो यहाँ तो -4 ही रहेगा टोटल, तो यहाँ से आ जाना है +2। और कोबाल्ट के लिए दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है, +2 भी पॉसिबल है और +3 भी पॉसिबल है। लेकिन जो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है कोबाल्ट के लिए वह +3 होता है। किस आधार पे, तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के आधार पे। साथ ही साथ आप देख रहे हो कि कोबाल्ट जो है वह 4 लिगैंड से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब हुआ कि यह आइदर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो सकता है या फिर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हो सकता है। चूँकि यह जो लिगैंड है SCN माइनस नॉट ए वेरी स्ट्रॉन्ग लिगैंड, वीक लिगैंड की कैटेगरी में आता है, तो इस हिसाब से यह कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल नेचर का ही होना चाहिए। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। और फिर फाइनली ऑक्सीडेशन स्टेट से यदि हम लोग चलेंगे तो यहाँ कोबाल्ट का +3 आना होगा, और +3 आने के लिए जो है आप सिल्वर को 1 लेना होगा। हालांकि दिक्कत यदि है, परेशानी हो रही है, तो इसका आप +2 लेकर के भी चलोगे तो ओवरऑल यहाँ 2 आना है, तो 2 भी लिख सकते हो। ऐसा कोई क्लियर डिस्टिंक्शन यहाँ से नहीं पता चल पा रहा है हम लोग को, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, यदि इस कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिक मोमेंट बतला देता कि कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तब शायद हम लोग कर लेते, लेकिन वैसा कुछ है नहीं। तो आप यहाँ +2 लेकर के चलो या +1 लेकर के चलो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों केस में सही रहने वाला है। क्योंकि इसके आधार पे आप कुछ अंदाज़ा नहीं लगा सकते, बस इतना ही कि या तो टेट्राहेड्रल होगा या तो स्क्वायर प्लेनर। उसमें से भी पूरा हम लोग लेकर के चल रहे हैं तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ही है। अब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में वैसा कुछ अलग से खासियत हम लोग पढ़े नहीं है जो ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में डील करे या उसके बारे में जो है सो बतलाए। तो इस तरह से जो है 3 प्रॉब्लम अभी हम लोग देखे। एक वर्नर्स थ्योरी के लिए 2 नॉमेनक्लेचर से देखे, जिसमें नाम लिखा हुआ था, फॉर्मुलेशन करना था। जो फॉर्मूला लिखा हुआ है नाम इसके लिए ही करना है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चूँकि ऑलरेडी चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे, तो बस अभी उसको बनाते चल रहे हैं एक रिवीजन के तौर पे, ताकि दिक्कत ना हो और एग्जाम में क्वेश्चन आए तो उसको अच्छे से हम लोग कर लें। तो आज के इस लेक्चर तक इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग करेंगे। धन्यवाद।